हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लासेज में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इनर्शिया। बड़ा ही सिंपल लॉ है जो कि गैलीलियो के साथ जुड़ा हुआ है। गैलीलियो ने भी जो है फिजिक्स में काफ़ी योगदान दिया है, हमारी फिजिक्स में काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन उसने दिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ने से पहले आपको फोर्स के बारे में जो है पता होना चाहिए। फोर्स क्या होता है? फोर्स देखिए, एक पुश है या पुल है, पुल भी कह सकते हैं या पुश भी कह सकते हैं, जो कि बॉडी की पोजीशन में चेंज कर सकता है, उसके साइज को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। वट एवर फोर्स इज ए पुश और पुल दैट कोज चेंज इन पोजिशन, चेंज इन मोशन, चेंज इन डायरेक्शन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। फोर्स फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है, अपना इसका खास रोल है फोर्स का। विदाउट फोर्स वी कैन नॉट डू नथिंग। बिना फोर्स के हम किसी भी कार्य को अंजाम में नहीं दे सकते। गैलीलियो एक महान साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने फोर्स के ऊपर काफ़ी कुछ अपनी जो है ऑब्जर्वेशन दी है, और ख़ासकर लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है? सिंपली इसमें हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी है जो वो रेस्ट में रहेगी या मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता। तो ये है हमारा सिंपल लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इस चैप्टर में हम लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में ही पढ़ेंगे, और लॉ ऑफ इनर्शिया में गैलीलियो ने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इनर्शिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसमें हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ मोशन की, और ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो फोर्स के बारे में हमने पहला वीडियो जारी किया है, तो उस वीडियो को जो है आप ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हमने फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, देखिए बेसिकली जो है ये लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जिसको हम गैलीलियो के नाम से जुड़ा हुआ है। और जो एरिस्टोटल थे हमारे, उन्होंने भी उसके ऊपर लॉ दिया था इनर्शिया के ऊपर, लेकिन उसको जो है फाल्सिफाइड कर दिया गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो ने इसको करेक्ट किया और उसने कहा कि एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए। उन्होंने ऐसी बात कही, ओनली इफ रजिस्ट फोर्स आर प्रेजेंट मे द फोर्स बी विद यू। भी चाहे फोर्स आपके साथ हो, लेकिन किसी भी बॉडी को रोकने के लिए हमें रेजिस्टेंस तो ज़रूरी है। रजिस्टिव फोर्स का बहुत ज़रूरी है। जब तक रजिस्टिव फोर्स नहीं होगा हम बॉडी को नहीं रोक सकते। कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। इस वीडियो में हम आपके सामने काफ़ी एग्जाम्पल भी देंगे जिसके बारे में उन्होंने काफ़ी चर्चाएँ की। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि देखिए फोर्स क्या होता है। फोर्स हम लेते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लेते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन का पॉइंट हम लिखते हैं, यानी कि F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए की हम बात जब करते हैं तो फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, या हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। तो हमने जो है फार्मूला भी इसका देखा होगा आपने। F क्या होता है हमारे पास? F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। तो ए क्या है? हमारे पास मास है ये, और सॉरी ये एम क्या है? मास है, और ए क्या है? हमारे पास एक्सेलरेशन है। ये देखिए, द एम एंड ए इन द न्यूटन फार्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट है एक मैकेनिक्स के लिए। ये एफ इज द फोर्स, और फोर्स क्या है? ये एक पुश है या पुल है। किस पर लगता है? ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला पुश है या पुल है।
हम दोनों कह सकते हैं, ये पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। जैसे मान लो हम कई बार दरवाज़ा को यदि बंद करना हो तो उसको पुश करके भी बंद कर सकते हैं, पुल करके भी बंद कर सकते हैं, मतलब खींच कर भी और धकेल कर भी इसको हम बंद कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास मास है, जो मास है ए मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज इन एन ऑब्जेक्ट। मास आप जानती हैं किसी बॉडी में कंटेंट जो जितना भी मैटर होगा वो उसका मास कहलाता है। मास कैन नेवर बी जीरो, आप याद रखिए, मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो, इट इज ऑलवेज समथिंग वैल्यू। एंड द एक्सेलेरेशन, इनके जो ए है, इज द एक्सेलेरेशन विच डिस्क्राइब हाउ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज ओवर टाइम। ठीक है, तीनों पॉइंट जो हैं जो हमारे न्यूटन लॉ में, यानी कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, ये तीन पॉइंट जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं तीनों के ऊपर हमारा न्यूटन लॉ जो है पूरा घूम जाता है। तो इन तीनों पॉइंट के ऊपर आप फोर्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, फोर्स क्या होता है, मास का पता होनी आपको क्या, और एक्सेलरेशन, ये तीनों पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है जब विद रेस्पेक्ट टाइम लेते हैं। और मास क्या है, मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। और फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, पुश और पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है। ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ये थी हमारे पास फोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी। तो अब करते हैं न्यूटन लॉ के बारे में थोड़ा। पहले से हम एक जो हमारी डायनामिक्स है उसके बारे में बताते हैं आपको। डायनामिक्स होता क्या है, देखिए डायनामिक्स हमारे पास एक फिजिक्स की ब्रांच है जो मोस्टली किसके पर डील करती है, द कोज ऑफ मोशन, मोशन के बारे में वो डील करती हैं और उसका रिलेशनशिप देती है बिटवीन दी फोर्स एंड दी मोशन एंड टॉर्क। फोर्स, मोशन और टॉर्क के बीच में रिलेशन को ये स्टेब्लिश करती है, जो डायनेमिक्स होती है हमारे पास, और इसी को बोलते हैं हम डायनेमिक्स। किसको बोलते हैं, डायनेमिक्स, यानी कि एक हमारी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ कोज ऑफ मोशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड मोशन एंड टॉर्क। के तीनों पॉइंट है जो हमारे पास, इनके बीच में जो रिलेशन को इस्टेब्लिश करती है उसको हम डायनेमिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। देखिए जो हमारे गैलीलियो थे, उससे पहले अरिस्टोटल के फैलेसी भी हमने जो है चर्चा में ली थी पिछले वीडियो में। तो गैलीलियो ने जो है जो हम अपना लॉ ऑफ इनर्शिया स्टडी किया था वो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किया था। इंक्लाइंड प्लेन क्या होती है, जैसी कोई तिरछी बॉडी होती है ना, इस तरह से हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ से बाल है, उसको ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो नीचे की ओर आएगी, या ऊपर की ओर चलाते हैं तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ जाता है फोर्स के रेजिस्टेंस में। तो गैलीलियो स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलेटेड वाइल दोज मूविंग अप द रिटार्ड, और थर्ड मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एन इंटरमीडिएट सिचुएशन। तो जैसे कि हम चित्र देखते हैं, ये देखिए ध्यान से, तो ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब किसी न किसी एंगल पर तिरछी होती है। हम जैसे हमारी पेड़ियाँ होती है, पुल होते हैं ना, पुल भी इंक्लाइंड प्लेन में आते हैं। तो जैसे ऊपर गाड़ी चढ़ेगी फिर नीचे गाड़ी उतरेगी, और पुल का यदि हम ऊपर वाला हिस्सा देखें तो वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल भी हो जाता है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाता है ये। तो ये तीन स्थितियां हमारे पास, इसमें देखिए बॉल जो है नीचे की ओर आ रही है, और इसमें बॉल जो है ऊपर की ओर आ रही है, और इसमें क्या है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। तो तीनों में जो है हमारे पास रेजिस्टेंस जो है अलग अलग होगा, और उसी के बारे में हम जो है आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एन इंटरमीडिएट सिचुएशन, ये बीच की स्थिति है। गैलीलियो concluded that an object moving on a frictionless horizontal plane must neither have acceleration nor retardation। तो उन्होंने कहा भी जिस ऑब्जेक्ट मतलब फोर्स है, जब हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस होगा यदि कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि जो प्लेन है जिसके ऊपर कोई बॉडी चलती है, यदि वहाँ पर वो फ्रिक्शनलेस है तो वो वहाँ पर ना तो एक्सेलरेशन है और ना ही रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब हम बढ़ना लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। और रिटार्डेशन का मतलब जो है मोशन हमारा स्लो हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसको हम रिटार्डेशन लेते हैं। नेगेटिव में जब नेगेटिव की बात करते हैं तो रिटार्डेशन की बात आ जाती है। इट शुड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसा कि हमारे फिगर में दिखाया गया है, थर्ड फिगर हमारा दिखाया गया है। और इसमें भी जैसे इंक्लाइंड प्लेन होगी तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स में ज़्यादा लगता है हमारे पास।
तो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है गैलीलियो के द्वारा जो किया गया था, हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। गैलीलियो लीडिंग टू द सेम कंक्लूजन इन्वॉल्व्स डबल इंक्लाइंड प्लेन। उसने डबल इंक्लाइंड प्लेन ली थी। डबल इंक्लाइंड का मतलब क्या है, जैसे ये हम देखते हैं आपको डबल इंक्लाइंड का मतलब क्या लेंगे। जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया हमारे पास, ठीक है, ये यहाँ से फिर ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, और फिर इस तरह से डबल इंक्लाइंड प्लेन ली थी। तो बॉल जैसे यहाँ से आती है, यहाँ चलती हुई तो ये स्मूथ प्लेन पे आ गई, तो इसको हम बोलते हैं डबल इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं, डबल इंक्लाइंड प्लेन। या हम इस तरह से भी ले सकते हैं, देखिए जैसे कटोरा होता है ना, इस तरह से भी ले सकते हैं किसी बॉडी के डबल इंक्लाइंड प्लेन के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये बॉल रिलीज फ्रॉम द रेस्ट ऑन वन ऑफ द प्लेन्स रोल डाउन एंड क्लीम अप द अदर। बिग बॉल है, जैसे यहाँ से हम बॉल लेते हैं, तो यदि हम डाउन यहाँ से करते हैं, रोल कर देते हैं उसको, तो वो दूसरे सिरे पर वो ऑटोमेटिकली चली जाती है यहाँ तक। तो इस केस में भी यही होगा, दोनों फिगर में हमारे पास सेम रहेगा। इफ़ द प्लेन आर स्मूथ, यदि प्लेन को हम स्मूथ होगा तो फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज नियरली एज सेम एज द इनिशियल हाइट। यानी कि प्लेन होगा, स्मूथ होगा, तो जितनी हाइट यहाँ पे होगी उतनी हाइट पे इधर जाएगी बॉल। यानी कि इस हाइट पे यदि मान लो ये 1 मीटर हाइट पर है, तो इधर भी कितनी मीटर पर जाएगी, वो 1 मीटर पर जाएगी। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। अगर हम स्लोप ऑफ द सेकंड प्लेन इज डिक्रीज, जो हमने अभी जो एरिस्टोटल फैलेसी में किया था, अगर हम इसका स्लोप देखिए, जैसे ये है हमारे पास, ये ऊपर वाला जो फिगर ले रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा स्लोप जो है डिक्रीज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, तो व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन की बात ना करें जब, तो फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज सेम एज इट्स इनिशियल हाइट। तो हाइट उतनी रहेगी, मतलब 1 मीटर से यदि वो आई है तो 1 मीटर ऊंचाई तक ही जाएगी। और यदि सेकंड की बात, प्लेन की बात करें, तो जब हम डिक्रीज कर देते हैं ना, तो उस केस में क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंट रिपीटेड किया गया, तो बॉल विल स्टिल रीच द सेम हाइट, उसी हाइट में पहुंच गई जिस हाइट में वो पहले पहुंच रही थी। तो इसका मतलब क्या भी, इन द लिमिटिंग केसेज व्हेन द स्लोप ऑफ द सेकंड प्लेन इज जीरो, स्लोप क्या है, जीरो कर देंगे। इसका मतलब हम प्लेन स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं, ऐसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं ना, देखिए आप दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं। तो बॉल ट्रेवल्स एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि मोशन नेवर सीज, मोशन नहीं रुकेगा, वो चलती जाएगी। दिस इज द कोर्स ऑफ आइडियलिज्म सिचुएशन ऑफ द गैलीलियो लाइन प्रैक्टिस। द बॉल कम्स टू स्टॉप आफ्टर मूविंग ए फाइनाइट डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेकिन यदि हम प्रैक्टिस की बात करें, अगर हम लोकल बात करें, तो एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि वो बॉल जो है रुक जाती है। तो इसलिए गैलीलियो जो है एक नए रूल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि दोज वू फॉलोड हिम द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर इक्वलेंट। तो उसने कहा भी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं जिसको, आर इक्वलेंट। तो दोनों केस में देर इज एकम्प्लिश द ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड बाई आइजैक न्यूटन थे, जो फिर उन्होंने जो है इसके ऊपर काफ़ी काम किया। न्यूटन बिल्ट ऑन गैलीलियो आइडियाज़, तो जो गैलीलियो का आइडिया था तो उसी को न्यूटन ने यूज़ किया था। लेड द फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स इन टर्म ऑफ 3 लॉज मोशन के, जो हमारे पास 3 लॉ है। उसके बाद हम जैसे पहले हमारा देखा कि पहले अरिस्टोटल ने काम किया, फिर हमारे पास गैलीलियो जी आए, और गैलीलियो के बाद हमारे पास न्यूटन जाए, और न्यूटन जो है मोशन के ऊपर 3 लॉ दिए। तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हमारा टॉपिक क्या है आज का। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, हिंदी में जड़त्व बोलते हैं, मतलब खड़ा भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो पहला लॉ कहते हैं, ए बॉडी रिमेन टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन unless and until it is acted upon by an external force to change its state। तो कहने का मतलब क्या है भी, कोई भी बॉडी है वो या तो रेस्ट में ही रहेगी या मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी बल नहीं लगाते। ये है हमारी न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन, या हम सिंपली कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी जो हमारी यूनिवर्स की प्रत्येक बॉडी, कोई भी बॉडी हो, कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकने की कोशिश न करे। ठीक है ना। दिस इनेबिलिटी ऑफ बॉडी
टू चेंज बाई इट सेल्फ स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म अलॉन्ग ए स्टेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। तो यानी कि इस स्थिति को ही बदलना हमारे पास क्या कहलाता है, इनर्शिया बोलता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम इसको दूसरे तरीके से हम डिफाइंड कर सकते हैं। देखिए जो एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लेते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और इन मोशन, इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। देखिए ये डेफिनेशन है हमारे इनर्शिया का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज। तो एक हमारी और डेफिनेशन हमारे पास इनर्शिया के बारे में, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच ऑफ इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्टेट लाइन इन इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इन तीनों में से आप कोई भी डेफिनेशन जो है याद कर सकते हैं, तीनों डेफिनेशन हमारी। देखिए जो हमारा इनर्शिया है वो किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जितनी भी हमारी ऑल बॉडीज वटएवर उसकी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये उनका आंतरिक गुण है कि हर बॉडी जो है कैन नॉट चेंज बाय देमसेल्व्स दे स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस ए एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और कई बार सिंपली हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो होगा बॉडी के ऊपर, ए बॉडी विल बी कंटिन्यू टू एट रेस्ट। ये हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन बनती है। यदि बॉडी के ऊपर जो है फोर्स यदि हम जीरो मान लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो मान लेते हैं, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी चाहे जो मर्जी हो जाए, और बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूस टू मूव यूनिफॉर्म along the same straight line if the external force is zero। तो हमारे पास जो मेन पॉइंट हमारा जो क्लियर हो चुका है। देखिए जो क्वांटिटेटिवली यदि हम बात करें, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, यानी कि जो हमारे पास इनर्शिया है बॉडी का, इज मेजर बाय द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स हैवियर द बॉडी ग्रेटर इट्स इनर्शिया, इसके ऊपर डिपेंड हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, हैवियर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। अब हम इसको जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसको दो पार्ट में हम करेंगे। एक तो रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, इनके जब बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, ये हमने अलग पार्ट कर दिया। और दूसरा हमने कर दिया इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। तो रेस्ट ऑफ मोशन की जब बात करते हैं, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दैट मीन्स ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड कैन नॉट मूव इट्स ओन, अपने आप नहीं चलेगी क्योंकि जब तक उस पर हम फोर्स नहीं लगाते। एग्जाम्पल में देखिए, ए पर्सन स्टैंडिंग इन बस फॉल बैकवर्ड विद जैक। मान लो कोई भी आदमी है बस में खड़ा है या बैठा है, जो भी होगा, अगर हम बस में एकदम से जर्क लगता है हमें, या अगर सडनली जो है ड्राइवर बस की जो ब्रेक लगा देते हैं तो हमें एकदम से झटका लगता है। इसका कारण क्या है कि जो हमारे फीट होते हैं वो किससे टच हैं, फ्लोर, बस का जो फ्लोर होता है उससे टच होते हैं। वाइल आवर फीट जो गो विद द बस एट रेस्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स वेयर एट इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया। तो क्योंकि हमारा जो पाँव है उसके फ्लोर के साथ लगाया, तो उससे क्या होगा, वो हमारा जो बस है वो मतलब जो फीट है रिमेन्स, बॉडी उसके साथ बस के साथ रहने की कोशिश करते हैं, वी आर थ्रोन बैकवर्ड, इसलिए हम पीछे की ओर धकेल दिए जाते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, व्हेन ए हॉर्स स्टार्ट रनिंग सडनली, जब मान लो कोई घोड़ा है अचानक दौड़ना शुरू कर देता है तो राइडर ऑन द हॉर्स फॉल बैकवर्ड। तो ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होता है हमारे पास। थर्ड एग्जांपल देखिए, व्हेन वी प्लेस ए कॉइन स्मूथ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, जब हम किसी भी, देखिए ये एग्जांपल दिखाया गया, जब हम मान लो किसी भी, जैसे ये हमारे पास गिलास है, ठीक है ना, और गिलास के ऊपर हमने ये कार्डबोर्ड रखा है और इसके ऊपर एक कॉइन रख देते हैं, तो यदि हम उसको धीरे धीरे खींचेंगे ना तो ये हमारा कॉइन साथ ही चलेगा। लेकिन यदि हम एकदम से झटके के साथ, ये देखिए इसने एकदम झटके के साथ मूव कर दिया तो जो कॉइन है वो पानी में गिर गया, जिनके ग्लास में गिर जाता है, कॉइन फॉल्स इनटू ग्लास। तो ये हमारा इनर्शिया का सेकंड एग्जांपल है, जो कि मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, झटके फोर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जितना फास्ट हम मूव करेंगे उतनी फास्ट जो है बॉडी रिएक्ट करती है हमारे पास। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं
जब हम किसी भी मान लो आपको पौधे के पास जाते हैं, फल फ्रूट वगैरह तोड़ते हैं, या ब्रांच होती हैं जो टहनियाँ होती हैं, यदि हम उसको हिलाएंगे तो पत्तियाँ नीचे की ओर गिर जाती हैं। व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ ए ट्री इट्स फ्रूट्स एंड ड्राई लीव्स फॉल डाउन। तो देखिए जो इसका कारण वही है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि बॉडी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो बॉडी मूव कर सकती है। बॉडी क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। तो जैसे हम टहनी को हिलाएंगे ना, तो जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है पत्तियों की, वो जो है रेस्ट में रहने की ट्राई करती है, लेकिन हमने फोर्स लगाया हुआ है तो इस कारण वो नीचे की ओर झटका खाकर गिर जाती है। जैसे देखिए पौधे का एग्जाम्पल लिया गया, ये डंडे के साथ इसको पीटने की कोशिश कर रहा है पत्तियों को। और दूसरा हमने देखा होगा, जैसे हमारे घर में जो है हमारी पेरेंट्स होते हैं या हम खुद होते हैं, जब हम किसी भी कारपेट होता है कोई, या तौलिया वगैरह कोई हमारे जो कपड़े होते हैं उसको सुखाते हैं, जब एक बार हम उसको झटका मारते हैं तो सारा पानी बाहर आ जाता है। तो ये भी उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी के कारण जो है पानी सारे का सारा बाहर आ जाता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल दिखाया गया है, तो कपड़े को झाड़ कर सुखा रही है, क्यों? तो वो जिसमें पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल हो या वाटर पार्टिकल हो, वो कपड़े से बाहर आ जाते हैं और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो ये हमारा अलग एग्जाम्पल हो गया। अब लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमारा लॉ ऑफ मोशन बन जाएगा। इसमें एग्जाम्पल हम मूविंग बॉडी लेंगे। देखिए व्हेन ए मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, जब मान लो कोई चलती बस अचानक रुकती है, ए पर्सन स्टैंडिंग इन द बस इज थ्रोन फॉरवर्ड, आगे की ओर जाएगा एकदम से। झटके कहाँ लगेगा? उसका आगे की ओर लगाएगा। देखिए इसमें दिखाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि उसका आगे की तरफ भी बनता है। एक्सेलरेशन मूव फॉरवर्ड हो रहा है तो उसको झटका भी आगे की तरफ लगता है। वही दूसरा हमारा व्हेन ए हॉर्स स्टॉप सडनली, एक तो मान लो स्टॉप करता है, एक तो मूव करना और स्टॉप करना, दोनों अलग अलग पोजिशन है। जब मूव करेगा तो हमारे पास रेस्ट ऑफ मोशन वाली बात चलती है, और जब हम स्टॉप करते हैं अचानक तो फिर हम लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। मतलब जब बॉडी मोशन से रुकती है तो लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया काम करता है, और लेकिन जब अचानक चलती है तो हम उसमें दूसरा लॉ ऑफ रेस्ट का हम यूज करते हैं। ए पर्सन एग्जाम्पल अगला देखिए हमारे पास, ए पर्सन गेटिंग आउट ऑफ ए मूविंग बस आर ए ट्रेन फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए आपने कभी देखा होगा, जैसे मान लो आप बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो कहीं भी हो, तो बस में जब आप उतरते हैं तो नीचे उतरते हैं तो आपको हमेशा आगे की ओर जाओ, आगे की ओर जो आप मूवमेंट आपका आगे की ओर रहेगा, क्योंकि जो आपका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में थी तो बॉडी मोशन में ही रहने की कोशिश करती है, इसलिए हम आगे की ओर जा पड़ते हैं। हिज फीट कम टू रेस्ट टचिंग द ग्राउंड एंड बॉडी कंटिन्यू टू मूव विद, ये हमारा अगला एग्जाम्पल हो गया। An athlete runs a certain distance before taking a long jump। देखिए हम एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जो है मोस्टली एग्जाम में एग्जाम्पल ही आते हैं यदि हम कहीं जाएंगे ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ए कार टेक्स ए शार्प टर्न, जब कोई कार है हमारे पास कोई शार्प टर्न लेकर चलती है। देखिए व्हेन ए कार टेक्स शार्प टर्न मतलब तेज़ी से मुड़ती है, द पर्सन सीटिंग इनसाइड इज थ्रोन आउटवर्ड, बाहर की ओर गिर पड़ता है वो, बिकॉज पर्सन ट्राई टू मेंटेन हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू डायरेक्शनल फोर्स उसके अंदर लग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास, व्हेन ए स्टोन इन ए सर्कुलर मोशन इज रिलीज्ड इट फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, मतलब इस तरह से वो गति करता है हमारे पास। द रोटेटिंग व्हील ऑफ एनी व्हीकल थ्रो द मड टेंजेंशियली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब जैसे कोई है, ये देखिए यहाँ पे मड लगी है, तो मड जब मान लो चलता है तो उसको इस तरह से फेंकता है वो मड को टेंजेंशियली, तो इस तरह से टेंजेंशियली बोलते हैं, इस तरह से टेंजेंशियली जो है इस तरह से फेंकता है वो। तो उसका कारण भी हमारे पास यही है, क्योंकि वो रेस्ट में या मोशन में रहने की कोशिश जो करता है वो हमारे पास। तो इससे हमें कई बातें हमारे सामने आती हैं, डे टू डे लाइफ में कई ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिए हमारे पास, इट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी इन द डे टू डे लाइफ ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन, तो इस तरह से जो बातें होती है उसको हमें एक्सप्लेन करना है किस तरह क्यों इस तरह की बातें होती है। इन डे टू डे लाइफ जब हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ की, वी ऑब्जर्व दैट ए मूविंग बॉडी स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम्स व्हेन वी डोंट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, सिंस मोशन ऑफ द बॉडी इज अपोज्ड बाय टू इंडिविजुअल फोर्सेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द ग्राउंड एंड आल्सो रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। तो बॉडी देखिए हम कई बार कहते हैं भी जो
लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। लेकिन डे टू डे लाइफ में देखते हैं भी, जैसे मान लो हम साइकिल चला रहे हैं और हमने पैडल मारने जो बंद कर दिए, लेकिन कुछ देर बाद तो वो रुकेगी जबकि कोई फोर्स उसमें लगाया ही नहीं। तो लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, दो हमारे इनविजिबल फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देते। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिखता, जो पृथ्वी के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है और टायर के बीच में लगता है, और दूसरा हमारे पास एयर रेजिस्टेंस भी है जो उसको रोकते रहता है हर समय। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ तो जो उन्होंने भी इसी के ऊपर जो प्रेजेंटेशन दी थी, मैथमेटिशियन थे वो हमारे, एक तरह से मैथमेटिका प्रिंसिपल जो बोलते हैं उसको, फिलोसफी नेचुरलिस्ट थे हमारे 1860 में। हिज फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन। वही देखिए हमारा दोबारा से सेम वही हमारे पास न्यूटन लॉ भी हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहलाया जाता। तो आप डेफिनेशन वहीं से याद कर सकते हैं इसी के बारे में। तो मेन हमारी डेफिनेशन ये बनती है, देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट परसिस्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्स इम्प्रेस्ड ऑन इट। तो ये हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। और आप कोई सी भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, सभी डेफिनेशन चलेगी। हमने इसमें 4-5 डेफिनेशन आपको दी है, जो आपको ईजी लगती है उस डेफिनेशन को आप लेस कर चल सकते हैं। देखिए इसमें बॉल जो है ऊपर रोलिंग कर रही है, और ये हमारे पास एरोप्लेन दिखाया गया है, और दूसरा ये देखिए हमारे पास रॉकेट जो है रॉकेट दिखाया गया है, और ये सैटेलाइट दिखाया गया है जो येलो कलर में है, और ये नीचे जो है हमारे पास रॉकेट है जो ऊपर जा रहा है। तो ये सारे न्यूटन लॉ के ऊपर जो है काम करते हैं। देर हमारे पास काफ़ी एक्सेलेंट एग्जाम्पल हैं एरोडायनेमिक्स में, जिस पर हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। जैसे मोशन ऑफ एरोप्लेन व्हेन द पायलट चेंज द थ्रोटल सेटिंग ऑफ द इंजन इज डिस्क्राइब बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन ऑफ ए बॉल फॉलिंग डाउन थ्रू द एटमोसफेयर, और मॉडल रॉकेट फेंकते हैं जब ऊपर की ओर चलता है, लॉन्च करते हैं, उनको करते हैं। तो ये सारे जो है हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल है। तो हमने आपके सामने काफ़ी एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो इतने एग्जाम्पल मेरे ख्याल से काफ़ी हैं आपके लिए। तो अब करते हैं इसके एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन क्या है फर्स्ट लॉ की, हमारे न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है, ब्लड रशेज फ्रॉम योर हेड टू फीट। देखिए हमारे जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है हेड टू फीट करता है, जो वाइल क्विकली स्टॉपिंग व्हेन राइडिंग ऑन ए डिसेंडिंग एलिवेटर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट देखिए, हेड ऑफ हैमर। देखो जब जो हमारे हथौड़े होते हैं, हेड ऑफ द हैमर कैन बी टाइटन्ड ऑन टू वुडन हैंडल बाय बैंगिंग द बॉटम ऑफ द हैंडल अगेंस्ट द हार्ड सरफेस। मतलब जैसे ये हथौड़ी हमारे पास देखिए दिखाएगा ना, तो यदि हम इसका ये वाला सिरा है लगा लो, या ये वाला सिरा है उल्टा करके इस तरह से इस साइड में इसको हम कर लें और नीचे ज़मीन की ओर मारते हैं, पकड़कर जो है इसको ठोक देते हैं, तो भी हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं। ए ब्रिक इज पेनलेसली ब्रोकन ओवर द हैंड ऑफ ए फिजिक्स टीचर बाय स्लैमिंग इट विद हैमर। देखिए आपने कई बार जो खेल तमाशे करने वाले उनको देखा होगा, तो वो अपनी छाती के ऊपर रखकर पत्थर भी फोड़वा देते हैं। तो उनके पास एक टेक्निक होती है जिसमें वो न्यूटन फर्स्ट लॉ का यूज़ करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, डो नॉट यूज अटैम्प्ट दिस टाइप। आपने इस तरह की जो एक्टिविटी घर पर नहीं करनी है, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल है। तो टू डिसलॉज कैचअप फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए कैचअप बोतल से हम निकालते हैं, डिसलॉज करते हैं ना, तो वो भी इसका दूसरा एग्जाम्पल है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। थ्रस्ट लगाते हैं हम और वो डाउनवर्ड की ओर जो है हाई स्पीड में जो है, और बिल्कुल वो एकदम से बाहर भी निकलाती है जब उसमें अंदर कोई होती है। हेड रेस्ट आर प्लेस्ड एट कार टू प्रिवेंट whiplash इंजरी ड्यूरिंग द रियर एंड कोलिजन। तो ये भी देखा होगा आपने, कार में मोस्टली व्हीकल होते हैं इनमें लगा होता है। while राइडिंग ऑफ ए स्टेक बोर्ड्स आर वैगन आर ए बाईसाइकिल यू फ्लाई फॉरवर्ड ऑफ द बोर्ड ऑफ एंड लिफ्टिंग कब रॉकेट ऑफ, जो भी हमारे पास। तो इस तरह से हम आपके पास जो आपके एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ लीजिए। हमने जो आपके सामने एग्जाम्पल रखा है, तो क्या कहते हैं, वाइल राइडिंग इज स्केट बोर्ड, या जो वैगन होती है या जो बाईसाइकिल होती है, कुछ भी लगा सकते हैं। यू फ्लाई फॉरवर्ड ऑफ द बोर्ड व्हेन हिटिंग ए कर्व और ए रॉक और अदर ऑब्जेक्ट दैट एब्रुप्टली हाल्ट द मोशन ऑफ द स्टेक बोर्ड। तो आपने ये एग्जाम्पल भी देखोगे। ये भी हमारे डे टू डे लाइफ से एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें हम अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो ये था हमारे पास न्यूटन
लॉ के बारे में, जिसको हम जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और गैलीलियो का लॉ भी बोलते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारे सामने ये। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए है तो हमारे पास, हमें जब एग्ज़ाम की बात करेंगे तो हमें सिर्फ तीन पॉइंट लिखने होते हैं। 3 पॉइंट कौन से, 3 ही लाइनें हमें लिखनी होती हैं। तो लाइन क्या है हमारे पास, इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू टू बी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये 2 पॉइंट हमें लिखने होते हैं एग्जाम में। लेकिन हमारा जो आज का वीडियो वो काफ़ी लंबा गया है, लेकिन ये हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि न्यूटन लॉ हमारे लिए फिजिक्स में बड़े ही बेसिक हैं और वो जो है आपके एकदम से क्लियर हो जाने चाहिए। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तो आपका जो है चैप्टर भी अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं इसको और गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक हमें दीजिए आप इजाज़त। जय हिंद।